अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर 2 भी है और चैप्टर 1 के एक दो टॉपिक रह गए, तो वो है रहने को तो बहुत सारे टॉपिक्स उसमें रह गए हैं, ठीक है। लेकिन असल में सारी चीज़ें पढ़ाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इस वजह से एक फास्ट ट्रैक वाला जो मतलब लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है, सिर्फ वही चीज़ों को कवर किया जा रहा है। बाकी एडवाइजरी तो आ गई है, ठीक है, गाइडलाइन आ ही गई है कि हो सकता है 16 अक्टूबर से स्कूल खुल जाए, तो बहुत खुशी की बात है अगर खुल जाते हैं तो, ठीक है। तो आज जो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 6 के अंदर एक टॉपिक रहेगा, तो उसको डिस्कस करते हैं। और कल मतलब जितना भी मुझसे मुमकिन हो सकेगा मैं तुम लोगों को या तो पढ़ा दूंगा, ठीक है, या फिर मैं कोई वीडियोस भेज दूंगा किसी भी की, तो वो वीडियोस देख लेना तुम लोग, उससे जो भी समझ में आएगा लिख देना पेपर में, ठीक है। टाइमिंग मैं कल बताऊंगा, ठीक है, तो जैसा तुम लोग बताओगे टाइमिंग उसी हिसाब से हो जाएगी। अगर तुम लोग 8 बजे कहोगे तो 8 बजे, 9 बजे कहोगे तो 9 बजे, ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। और कल मैं ये भी बता दूंगा कि कितने मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, हो सकता है 40 ही मार्क्स का हो सकता है 80 मार्क्स का हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कि 40 ही नंबर का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 40 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 80 नंबर में, ये ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। चलो खैर, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। हमने कल बात बताई थी कि भाई बिजनेस रिस्क क्या होता है। तो बिजनेस रिस्क के बारे में बहुत सिंपल सी बात ये बताई थी कि आपने बिजनेस शुरू किया और आपको बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है। या तो दूसरी चीज ये हुई होगी कि आप जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते थे उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिला, तो उन सारी चीजों को हम क्या कहेंगे, बिजनेस रिस्क कहते हैं। कॉजेज हमने देख लिए थे, नेचुरल कॉज था, ह्यूमन कॉज था, फिजिकल कॉज था, ठीक है, इकोनॉमिकल कॉज था। आज बात करते हैं कि कौन कैसे रिस्क होते हैं। सबसे पहले इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क का मतलब ऐसा होता है ऐसे रिस्क जिसको आप इंश्योर कर सकते हैं, मतलब जिस रिस्क तो होगा, ठीक है, लेकिन उस रिस्क को आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू द इंश्योरेंस। वैसे रिस्क जिसको हम क्या कहेंगे, इंश्योरेबल रिस्क, ठीक है। जैसे मतलब कि द रिस्क अगेंस्ट विच इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी टेकन, मतलब ऐसे रिस्क जिसके मुखालफत में आप इंश्योरेंस पॉलिसीज को ले लें, तो उसको हम इंश्योरेबल रिस्क कह सकते हैं, ठीक है। जैसे फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, ये सारी चीजें। उसके बाद कह रहे हैं नॉन इंश्योरेबल इंश्योरेंस, ठीक है, ऐसे इंश्योरेंस ऐसी रिस्क जो आप इंश्योरेंस जिसका नहीं करवा सकते, ठीक है। मिसाल जैसे बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं उसमें से, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स का चेंज हो गया, ठीक है, चेंज इन द गवर्नमेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड द बिजनेस हो गया, ठीक है, चेंज इन द कॉम्पिटिटर्स पॉलिसीज एंड द टेक्नोलॉजीज हो गए, ये सारी चीजों का आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, तो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं, नॉन इंश्योरेबल रिस्क, ठीक है। उसके बाद आता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब क्या होता है कि इस सिचुएशन में आपको सिर्फ लॉस होगा, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर ऐसे रिस्क अगर वो हैपन होते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा या तो नो लॉस होगा, ठीक है। प्योर रिस्क मतलब दोज रिस्क वेयर इधर देयर इज अ कंप्लीटली लॉस और नो लॉस। जैसे आग लग गई, ठीक है, तो आग लगने से आपको क्या पूरा पूरा लॉस हो गया, ठीक है। अगर आग नहीं लगेगी तो कुछ भी नहीं है, वो बात की बात है कि आप उसको इंश्योरेंस की रिकवरी करवा देते हैं। स्पेकुलेटिव रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क बहुत प्यारा सा रिस्क है, ठीक है, तो आमतौर से बिजनेस इसी के ऊपर चलता ही है, ठीक है। आप स्पेकुलेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे आईपीएल चल रहा है ना, तो आईपीएल में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस होते हैं। स्पेकुलेशन को एक तरीके से ये कह सकते हो सट्टा लगाना, ठीक है। तो आपने जैसे आप प्लॉटर्स हैं, आप प्लॉटर हैं और जमीन का काम करते हैं, तो आपको सारी लोकेलिटी के बारे में पता है, रीजन के बारे में पता है कि भाई कहाँ पे क्या होगा, तो आपने आज सस्ती खरीदी, क्यों, क्योंकि कल आप महंगी में बेच दें, तो अभी जरूरी थोड़ी ना कि वो महंगी ही होगी, हो सकता है भाई वो और सस्ती हो जाए। आज आप किसी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आपको लगता है 10 साल बाद अच्छे रिटर्न्स आएंगे, हो सकता है 10 साल बाद वो कंपनी बंद हो जाए, तो आपने स्पेकुलेशन किया था, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो इसमें लॉस होगा, यही एक्चुअल में रिस्क है, स्पेकुलेटिव रिस्क ही स्पेकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद करते हैं बिजनेस इंटरप्राइजेस, ठीक है। बिजनेस इंटरप्राइजेस क्या होती है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, उसी को हम कहते हैं बिजनेस इंटरप्राइजेस। इनको मेनली हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो हो गया आपके पास प्राइवेट, ठीक है, दूसरा पब्लिक और तीसरा ज्वाइंट। प्राइवेट को हमें डिटेल में पढ़ना, ठीक है, बाकी दोनों को ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ठीक है।
प्राइवेट का कंपनी, प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट इंटरप्राइजेस ऐसी इंटरप्राइजेस जो ओन एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे आप और मैं। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि दोज इंटरप्राइजेस विच इज ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इधर स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। जॉइंट, ठीक है, जॉइंट मतलब क्या हुआ कि दोज इंटरप्राइजेस विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय बोथ प्राइवेट एज वेल एज मैनेज प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या होता है, आमतौर से जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं वो प्राइवेट वाले करते हैं, और जो डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कुछ बॉडीज आ जाती हैं। प्राइवेट के अंदर बहुत सारे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, पार्टनरशिप है, ये सारे हैं, और उसके बाद आपके पास कंपनी है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल का मतलब होता है सिंगल। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बंदा ही इन्वॉल्व होता है जो सारी एक्टिविटीज को करता है, ठीक, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होता है कि इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। एक तो आपके पास एंसेस्टेरियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, आपके मतलब पूर्वजों की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए पहली, और घर के अंदर एक मेल मेंबर होना चाहिए, तब जाके जॉइंट हिंदू फैमिली एग्जिस्ट होती है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं होती। जॉइंट हिंदू फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट एक इसके अंदर की वर्ड है, कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई कंपनीज एक्ट नहीं लागू होता है, बल्कि यहाँ पे हिंदू लॉ सक्सेशन एक्ट 1956 के थ्रू क्या की जाती है, ये सब गवर्न की जाती है जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली हमारी कंट्री के अंदर वाइडली दो तरीके से मशहूर होती है, एक दया भागा है और एक मिटा का सहारा है, ठीक है। दया भागा जो होती है वो आमतौर से वेस्ट बंगाल के अंदर हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे चाहे वो मेल मेंबर्स हो चाहे वो फीमेल मेंबर्स हो, दोनों को पार्सेनर्स हो सकते हैं। को पार्सेनर्स का मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मिटा का सहारा वेस्ट बंगाल को छोड़कर पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं क्या की जाती है, एक्सरसाइज की जाती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर ही को पार्सेनर्स कहेंगे, ठीक है। बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं। पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो म्यूचुअल कंसर्न होती है, दो या फिर दो से ज्यादा लोगों के बेसिस पे चलाई जाती है, जो लीगल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर लिमिटेशंस भी हैं कि मिनिमम यहाँ पे 2 लोग कम से कम होने चाहिए, और अगर बैंकिंग के अंदर है तो आपके पास 10 लोग होंगे, ठीक है, और नॉन बैंकिंग है तो आपके पास इसको 20 से 50 तक आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और पार्टनरशिप जो इंडिया के अंदर गवर्न की जाती है वो सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू क्या की जाती है, गवर्न की जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप मैंने बताया था कि अंडर सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर 2 और मोर देन 2 मेंबर्स, ठीक है, ज्वाइंटली स्टार्ट अप बिजनेस, ठीक है, विद देयर म्यूचुअल कंसेंट, आपस में बात करके, ठीक है, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं जहाँ पे 2 लोग हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। पार्टनरशिप का रजिस्टर करना पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जरूरी नहीं है, आप करेंगे तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं करेंगे तो आपको कोई मतलब मैं कह रहा हूँ ना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं, करवाएंगे तो बेनिफिट्स है, नहीं करवाएंगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है, इतनी सी बात है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तो 2 तरीके की पार्टनरशिप को 2 बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन 3 तरीके की पार्टनरशिप होती है। पहली पार्टनरशिप एट विल, आपने कोई भी 2 बिजनेस शुरू किया, कब तक के लिए शुरू किया कुछ नहीं मालूम, जब तक एक दूसरे के साथ हम लोग चलते रहेंगे तब तक बिजनेस आपका चलता रहेगा, ठीक है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिक्स टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, आप कोई भी पार्टनरशिप 10 साल 15 साल 20 साल के लिए करते हैं, उसके बाद वो अपने आप ही क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है वो है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब आप एक पार्टिकुलर वेंचर या फिर आप पार्टिकुलर एक मतलब बिजनेस, एक कोई पार्टिकुलर एक्टिविटी है उसके लिए आप पार्टनरशिप करते हैं, जैसे वो पार्टिकुलर एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है आपका पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। जैसे आपको एक अपार्टमेंट बनवाना है, ठीक है, तो आपने किसी एक दूसरी कंपनी से अपार्टमेंट को बनाने के लिए क्या कर रखा है, टाई अप कर रखा है कोई, तो इसका मतलब ये जो पार्टनरशिप है वो पार्टिकुलर अपार्टमेंट बनने तक है, जैसे बनकर अपार्टमेंट तैयार होता है आपकी पार्टनरशिप अल्टीमेटली डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद लायबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, लायबिलिटी के बेसिस पे 2 तरीके की पार्टनरशिप होती है, ठीक है। पहली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है
कि जितने भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स होंगे उन सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। कोई एक पार्टनर, वाहिद ऐसा एक पार्टनर होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी क्या होना चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा इसी तरीके से एक और भी है जहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, जहाँ पे सारे पार्टनर्स की क्या होती है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जिनको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनल कह सकते हैं या फिर जनरल पार्टनरशिप कह सकते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गई बात पार्टनरशिप। इसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर कितने तरीके के होते हैं, एक्टिव पार्टनर्स। ठीक है, एक्टिव पार्टनर्स का मतलब ऐसे पार्टनर जो डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट की और सारी एक्टिविटीज। स्लीपिंग पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स क्या होते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर किसी भी तरीके का कोई एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उनमें उनकी भी कंसर्न जरूरी होती है। सीक्रेट पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर्स बेसिकली वो सारे पार्टनर्स होते हैं जो इन जनरल पब्लिक वो कोई नहीं जानते कि वो पार्टनर है, लेकिन बस पार्टनर्स को पता है कि हाँ भाई वो ये भी हमारे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के या फिर हमारी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है। ठीक है। उसके बाद चौथी कैटेगरी आती है नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स क्या होता है, एक्चुअली ये पार्टनर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये ना तो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना तो प्रॉफिट के अंदर और ना तो प्रॉफिट के अंदर ना तो लॉस के अंदर इनका किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तीसरी चीज, ये मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरीके का दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हाँ इनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। बड़ा अजीब है, मैं क्या बोल रहा हूँ। पहली चीज, एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब कोई भी डिसीजन लिया जाएगा इनका पार्टिसिपेशन जरूरी बिल्कुल भी नहीं। किसी भी तरीके का ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, कोई पैसा नहीं लगाते फर्म के अंदर। ठीक है, ना तो प्रॉफिट शेयर करते हैं ना तो लॉस बियर करते हैं, लेकिन इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। बड़ी अजीब बात है ना। तो बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे मान लेता हूँ आमतौर से जो नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं उनको नाम के लिए यूज किया जाता है उनकी, क्योंकि मार्केट के अंदर उनकी रेपुटेशन होती है, गुडविल होती है, इस वजह से नॉमिनल का मतलब नाम। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताने वाली बात क्या है कि भाई जैसे एक मान लेते हैं कि कोई डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर है। ठीक है, अब उसका बच्चा, उनका बेटा एक क्लिनिक कहीं ओपन करता है तो वो अपने अब्बू का नाम यूज कर लेता है। ठीक है, लेकिन सारी जिम्मेदारियां तो उसकी होंगी ना, उसके फादर की थोड़ी ना होगी, लेकिन उनका नाम यूज कर लेता है, वो नाम के थ्रू काम करता है। तो नॉमिनल पार्टनर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है होल्डिंग आउट करके और एक होता है स्टॉपेज। स्टॉपेज जो होते हैं ना, ठीक है, एक तो होते हैं नॉमिनल पार्टनर बाई स्टॉपेज और एक होते हैं नॉमिनल पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को पार्टनर तो नहीं मानता, लेकिन अगर कोई उसको पार्टनर कहता है तो वो उसको ये रिफ्यूज भी नहीं करता। नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या हुआ, अ पार्टनर, ठीक है, हु कंसीडर देमसेल्फ नॉट एज अ पार्टनर बट इफ आउटसाइडर्स कॉल हिम पार्टनर्स, ठीक है, तो ही और शी विल नॉट रिफ्यूज देम। अगर वो अव्वल तो वो पार्टनर नहीं है, अपने आप को मानता भी नहीं कि मैं पार्टनर नहीं, लेकिन अगर कोई कहता है तो वो उसको रिफ्यूज भी नहीं करता। ठीक है, लेकिन स्टॉपेज जो होते हैं वो अपने आप को पार्टनर मानते भी हैं, वो अपने आप को पार्टनर मानते भी हैं, लेकिन वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होते हैं। ठीक, ये समझ में आ गई। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, ठीक है, बहुत अच्छी सी है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब कंपनी एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। बस सिंपल सी डेफिनेशन इसकी लिख दीजिएगा आप लोग अगर एक नंबर में आता है तो। उसके बाद कुछ बातें और भी है, इसके फीचर्स में आता है परपीचुअल सक्सेशन। ठीक है, ये बिजनेस के अंदर बहुत यूज होता है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि चलते रहना। परपीचुअल सक्सेशन मतलब हमेशा चलते रहना, कहीं पर रुकना नहीं। जब कोई भी आप बिजनेस ओपन करते हैं तो आपका बिजनेस ओपन करने का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि भाई इसको लॉन्ग लास्टिंग ऑपरेट करवाना, इसको बंद नहीं करना, तो वही परपीचुअल सक्सेशन होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस होता है और जो ऑनर होते हैं वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसी की वजह से एक चीज और क्रिएट हो जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी। जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑनर्स होते हैं कंपनी के अंदर, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया या फिर जितना भी पैसा है आपका, उतना ही आपका पैसा डूबेगा, आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज या फिर नहीं डूबेगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कॉमन शेयर।
कॉमन सेल का मतलब होता है कि कंपनी का खुद का स्टाम्प होता है, उस स्टैम्प के थ्रू वो किसी भी डील के अंदर या फिर किसी भी एग्रीमेंट के अंदर थ्रू इंटर कर सकती है और किसी भी एग्रीमेंट को क्या कर सकती है, बीच ही में उसको ब्रिज कर सकती है। ठीक है, कॉमन सील का मतलब होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो बेसिकली पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके अंदर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। ठीक है, अगर कोई भी एक शेयर होल्डर है तो वो अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, मार्केट में ओपनली खरीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो कंपनी का आपका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद क्या, आर्टिफिशियल पर्सन, पहली बता दिया। ठीक है, ये कोई इनके पास जान नहीं होती, बस एक पेपर पे रहते हैं कि इनको हम आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी एग्रीमेंट में अपनी कॉमन सेल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, इस वजह से। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ कंपनी। कितने तरीके की कंपनीज होती हैं? प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनी, वन मैन कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी का मतलब, प्राइवेट कंपनी आमतौर से आप लोग अगर प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में देखेंगे तो प्राइवेट कंपनीज का मतलब होता है, प्राइवेट कंपनीज आर दोज कंपनीज व्हिच कैन नॉट सेल देयर शेयर्स इनटू द मार्केट। प्राइवेट कंपनीज वो सारी कंपनीज होती हैं जो पब्लिक के अंदर अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकती। कुछ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं उसकी ट्रांसफरेबिलिटी मुमकिन नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ कंडीशंस होंगी, जैसे आपकी डेथ हो जाती है तो ऐसे केसेस में क्या हो सकते हैं, वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है, वो जो इसका लीगल सक्सेसर होगा, ठीक है, उसको किए जा सकते हैं, पहली चीज है। ठीक है, दूसरी ये पार्टनर जो ये कंपनीज एक्ट है, ठीक है, सेक्शन मुझे लगता है सेक्शन 56 सब सेक्शन 3 के थ्रू ये की जाती हैं। पहली चीज इसके अंदर क्या बताई मैंने, पहली चीज ये बताई थी कि जो शेयर्स होते हैं उसकी ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है। मतलब अगर कोई बंदा शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि जो आपके पास इसमें कैपिटल होगी, ठीक है, मिनिमम जो आपके पेड अप कैपिटल होगी वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है, और ये टाइम टू टाइम क्या करती रहती है, चेंज होती रहती है, वक्त के साथ साथ ये बदल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से पब्लिक डिपॉजिट्स को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपने शेयर्स को आप मार्केट में क्या कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी के अंदर पाए जाते हैं। पब्लिक कंपनी बहुत सिंपल सी कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी का के नाम प्राइवेट लिमिटेड का लगाना जरूरी होता है। ठीक है, बहुत सारी आपने कंपनी देखी होंगी जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ होगा, तो ये बहुत जरूरी है एक प्राइवेट कंपनी के लिए कि वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड यूज करें। ठीक है, पब्लिक कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी, पब्लिक कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो अपने शेयर्स को मार्केट में इजीली क्या कर सकती है, सेल कर सकती है। वन मैन कंपनी अभी 2013 में रिसेंट जो कंपनीज एक्ट आया है उसके अंदर आई। 1956 एक्ट के अंदर वन मैन कंपनी का कोई वही नहीं था। वन मैन कंपनी का मतलब ऐसी कंपनीज जहां पे एक ही मेंबर होगा